नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और वक्त हो गया है खबर उत्तराखंड का। उत्तराखंड में बात करेंगे स्वास्थ्य सेवा को लेकर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड वासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए प्रदेश की सरकार सकारात्मक प्रयास में जुटी हुई है। वहीं सीएम धामी ने यह भी कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का हम आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि ऋषिकेश में एम्स बेहतर तरीके से काम लगातार कर रहा है और कुमाऊं मंडल से किचहा में एम्स का सैटेलाइट अस्पताल खोला जा रहा है और इसके लिए 100 एकड़ भूमि स्थानांतरित की जा चुकी। साथ ही सीएम धामी ने यह भी कहा कि कुमाऊं मंडल में एम्स का सैटेलाइट अस्पताल बन जाने से वजह से काफी बड़े हिस्से को कवर करता हुआ वो नजर आएगा और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य मिलता हुआ भी नजर आने वाला है। देखिए, मैं सबसे पहले तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के अंदर जहां ऋषिकेश के अंदर आज एम्स संचालित हो रहा है और उसमें हजारों लोग ओपीडी के माध्यम से अपनी स्वास्थ्य की सेवाएं ले रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हमारे प्रदेश की ज़रूरत के अनुरूप उत्तराखंड के अंदर एक एम्स का सैटेलाइट सेंटर भी उन्होंने स्वीकृत किया है और उसके लिए हमारी सरकार ने 100 एकड़ भूमि निःशुल्क रूप से स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित। अब प्रदेश की राजधानी के लोग जोलीग्रांट एयरपोर्ट तक सीधी बस सेवा पहुंच सकेगी। आपको ये बता दें कि अब तक एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए लोगों को निजी वाहन या टैक्सी का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन एयरपोर्ट रूट पर संचालित होने वाली 5 इलेक्ट्रिक बसों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखा दी है और इसको दिखाकर रवाना किया गया। प्रीमियम श्रेणी की पूरी तरह की वातानुकूलित ये बसें होने वाली हैं और न्यूनतम किराया 100 रुपए भी रखा गया है और अधिकतम किराया 200 रुपए होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक बसें ISBT एयरपोर्ट की पार्किंग की तरफ जाएंगी और पैसिफिक गोल्फ सहस्त्रधार रोड से होती हुई निकलने वाली है और एयरपोर्ट के पार्किंग के बीच की सेवाएं भी देती नजर आएंगी। थोड़ा पीछे हो जाते यार भाई, कैमरा आ रहा है यार। उधर मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए प्रदेश के अंदर भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है और इसी को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंध विभाग को अलर्ट में रहने के सख्त दिशा और निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह कहना है कि मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए आपदा प्रबंध विभागों के अलर्ट पर रहने की सलाह दी गई है और जिला अधिकारियों को भी अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए। सड़क अगर बारिश के चलते रोड जो है वो बाधित होता है, उसको लेकर भी सख्त तरह से कार्रवाई की जाए और लोगों को परेशानी से बचाया जाए। देखिए, हमारे जो भी मौसम के अलर्ट आते हैं, मौसम विभाग द्वारा जो भी पूर्वानुमान बताए जाते हैं, उसके अनुसार हम लोग लगातार काम करते हैं और इस बार पहले से ही, क्योंकि हर बार ये जो बरसात का सीजन होता है, बरसात का समय होता है, हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि अधिक वर्षा होना, अधिक अतिवृष्टि होना, भूस्खलन होना, ये हमारे यहाँ की सामान्य घटनाएं हैं और इन पर हम लोग लगातार, आपदा प्रबंधन विभाग हमारा लगातार इस पर काम कर रहा है। जिलाधिकारी लगातार संपर्क में है। उधर देहरादून के अंदर सीएम धामी की कैबिनेट की बैठक हुई है और बैठक में 36 प्रस्ताव लाए गए हैं, जिनमें से 36 प्रस्तावों को मंजूरी मिल चुकी है। अब आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए की बैठक में किन किन अहम फैसलों को मंजूरी मिलती हुई नजर आई। आपको बताएं, उत्तराखंड परियोजना एवं निर्माण निगम कार्य समिति जो संस्था है उसको भी काम करते हुए मंजूरी दे दी गई है और साथ ही साथ ग्राम विकास विभाग में रूरल इनक्यूबेटर को नई नियमावली में बनाया जाएगा, यानी कि जो नई नियमावली है वो भी तैयार होगी और मंत्रिमंडल में भी ई ऑफिस को लागू किया जाना, जो मंत्रिमंडल है उसको ई ऑफिस में लागू किया जाएगा। ये कैबिनेट के अहम फैसले हुए हैं और जो वेतन काटा गया है उसके ऊपर भी देने का निर्णय लिया गया। कटा वेतन जो है वो देने का निर्णय लिया जाएगा, यानी कि लिया गया। MSME में भूखंडों के आवंटन की नियमावली में बदलाव भी किया गया है, यानी कि जो नियमावली थी उसमें बदलाव होता हुआ नजर आया। कौशल विकास और सेवा योजना की नियमावली मंजूरी दे दी गई। जो कौशल विभाग और सेवा योजना की नियमावली थी उसको मंजूर किया गया है। अनुदेशक नियमावली में भी संशोधन होता हुआ नजर आया है। जो अनुदेशक नियमावली बनाई गई थी उसमें कैबिनेट का फैसला हुआ, उसको संशोधित किया गया है और सोनप्रयाग में भी पूर्ण निर्माण कार्य JSR करेगी, यानी कि जो सोनप्रयाग है उसमें भी काम जो है पूर्ण होते हुए नजर आएंगे। चीनी मिल गदरपुर को भी भूमि को किसी
को नहीं दी जाएगी। जो चीनी मिल गदरपुर भूमि है वो किसी को नहीं दी जाएगी। एक बड़ा फैसला ये कह सकते हैं। उत्तराखंड ट्रांसफेरेबल डेवलपमेंट राइट की नियमावली को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के ये काफी अहम फैसले हैं जो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। कुमाऊं में एम्स खुलने के लिए केंद्र को देंगे 100 एकड़ जमीन, यानी कि जो एम्स हॉस्पिटल है वो खुलेगा और 100 एकड़ जमीन दी जाएगी। देहरादून में रोपवे को लेकर नियमों में बदलाव किया गया है। जो देहरादून है उसमें भी रोपवे को लेकर नियमों में लगातार बदलाव हुआ है। अगर बात करें दूरसंचार कंपनियों को तो वहां पर राहत देते हुए उत्तराखंड की कैबिनेट बैठक ये कहें जो गवर्नमेंट है वो नजर आई। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विज्ञापन नियमावली की समय सीमा बढ़ाई गई है। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर विज्ञापन आते हैं उनकी नियमावली के जरिए जो है समय सीमा बढ़ाई गई और योजनाओं के आयोग की नियमावली में संशोधन हुआ है। जो योजनाएं जो आयोग है उसकी नियमावली में संशोधन हुआ है और उत्तराखंड परियोजना एवं निर्माण निगम क्रेडिट संख्या के रूप में काम करता हुआ नजर आएगा। ये सारी कैबिनेट की अहम बातें हम आपको ग्राफिक के जरिए समझा रहे हैं। श्रीनिवास पंत हमारे साथ तो स्टेट हेड जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अगर पूरी कैबिनेट की लेकर बात की जाए तो क्या कुछ अपडेट इस वक्त मिलता हुआ नजर आ रहा है और क्या कुछ संशोधन कैबिनेट की बैठक में होता हुआ नजर आया है? बिल्कुल, आपको तरीके से उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई है और जिसमें तकरीबन 36 ऐसे प्रस्ताव थे जिस पर धामी कैबिनेट ने अपनी हरी झंडी दी है, अंतिम मुहर लगाई है। जिनमें सबसे बड़ा जो फैसला लिया गया है वो एम्स की स्थापना उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में यानी किच्छा में होगी और इसके लिए राज्य सरकार बकायदा 100 एकड़ जमीन उपलब्ध कराएगी, भारत सरकार को सौंपेगी और भारत सरकार इसके लिए एम्स की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा, जिसके लिए जमीन का चयन कर लिया गया है। इसके अलावा दूसरा महत्वपूर्ण फैसला था कि जो सेवा का अधिकार है उसका वार्षिक प्रतिवेदन उसको मंजूरी मिलनी चाहिए थी। इस मंजूरी के प्रस्ताव को रखा गया था और उस पर मंजूरी मिली है। इसके अलावा विधानसभा सदन की जो कार्यवाही है वो अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई थी, जिसके कार्यस्थगन को कैबिनेट ने बकायदा मंजूरी दी है और वहीं कौशल विभाग और सेवा आयोजन के नियमावली को भी मंजूरी मिली है। इसके अलावा जो शुगर मिल है उसका वार्षिक प्रतिवेदन को भी मंजूरी दी गई है, क्योंकि इससे पहले गदरपुर की भूमि को भूमि बैंक के लिए रखा गया था, लेकिन 1979 की जो चीनी मिल है उसकी शुगर मिल के लिए बकायदा उसको लैंड बैंक में यूज कर लिया गया और केदारनाथ धाम पर पुनर्निर्माण का जो कार्य संस्था कर रही है उसको अब सोनप्रयाग में भी कार्य करने की परमिशन दी गई है। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो उत्तराखंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियमावली जो विज्ञापन की है 2021 में अमेंडमेंट था, उसमें संशोधन करते हुए 6 महीने उसको विस्तार दिया गया है। इसके अलावा मंत्रिमंडल में ई ऑफिस को अब लागू किया जाएगा, इसके लिए बकायदा मंत्रालय से इसकी शुरुआत की गई है। तो कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है उत्तराखंड सरकार ने 36 ऐसे फैसले लिए हैं जिनका सीधा सरोकार आम जनता से है। बिल्कुल, लेकिन महत्वपूर्ण बात यहाँ पर लगातार ये बनी हुई उत्तराखंड को लेकर जो एम्स की बात हो रही थी उसमें 100 एकड़ जमीन जो है वो देने की बात की जा रही है। अगर 100 एकड़ जमीन जो है एम्स के लिए दी जाती है, कितनी बड़ी राहत देखते हैं उत्तराखंड वासियों को इससे मिलती हुई नजर आएगी? बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्र और पर्वतीय भूभाग से लगा हुआ इलाका है और अधिकांश जो अस्पताल है पर्वतीय क्षेत्रों में वो केवल रेफर सेंटर बनकर रह जाते हैं। यहाँ तक दिल्ली मेट्रो सिटी की ओर लोग अस्पतालों में कराने के लिए पहुंचते हैं, प्राइवेट अस्पतालों में पहुंचते हैं। और जब उत्तराखंड में एम्स की स्थापना ऋषिकेश में की गई थी तो उसके बाद लोगों को एक उम्मीद जगी कि गढ़वाल क्षेत्र के अधिकांश लोग जो तीमारदार हैं या उनके पेशेंट हैं वो बकायदा वहां पर इलाज कराते हैं। और अब कुमाऊं मंडल में भी ये सौगात भारत सरकार के सौजन्य से मिलने जा रही है, यानी जो एम्स की स्थापना है ये कुमाऊं मंडल में भी होगी। इसके लिए राज्य सरकार को भूमि चयन करना था, राज्य सरकार ने 100 एकड़ भूमि चयन कर ली है। भारत सरकार इसको अब अपने अंडर में लेकर के बकायदा एम्स की प्रक्रिया को और उसके निर्माण की व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम करेगी। बिल्कुल, और एक बड़ी जानकारी ये भी है इस फैसले में ली गई है, जो चीनी मिल गदरपुर है उसकी जमीन जो है वो किसी को नहीं सौंपी जाएगी। इससे क्या कुछ संकेत जाते हैं, क्या कुछ संदेश जाता है उत्तराखंड को लेकर? बिल्कुल, देखिए जो 1989 से संचालित यहाँ पर बकायदा गदरपुर चीनी मिल है उसमें चीनी मिल के घाटे में जाने के बाद उसकी जमीन को लैंड बैंक में लिया गया है। लैंड बैंक का तात्पर्य इस बात से है कि राज्य सरकार के अधीन जितने भी विभागीय कार्य होते हैं अगर उन पर जमीनों का अलॉटमेंट होगा या जमीनों के चिन्हितीकरण की प्रक्रिया होगी तो उसमें ये जमीन चली जाएगी। यानी इसको खुर्द बुर्द करने के बजाय अब बड़े पीपीपी मोड पर या लीज पर इस जमीन को व्यावसायिक तौर पर दिया जाएगा, जिसका राजस्व की प्राप्ति चीनी मिल यानी गदरपुर के नाम ही बनाई जाएगी। यानी सरकार को सीधा सीधा व्यावसायिक
तौर पर इसका लाभ मिलेगा, इसलिए इसको लैंड बैंक में रखा गया है। हाँ, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। श्री निवास पंत जी हमारे स्टेट हेड हैं, वो हमारे साथ जुड़े हो विस्तार पूर्वक जो है उत्तराखंड के जो काम हुए हैं उनको बताते हुए नजर आ रहे थे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत काशीपुर के दौरे पर रहे और इस दौरान कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत सबसे पहले एसडीएम ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने पौधारोपण किया है और निरीक्षण के दौरान उन्होंने एसडीएम ऑफिस में तहसील की 143 फाइलों की जानकारी भी ली है। साथ ही मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के कार्यालय से आने वाले पत्रों का रिकॉर्ड नहीं मिलने पर दिशा निर्देश दिए हैं और इस दौरान दीपक रावत ने रजिस्ट्री कार्यालय का निरीक्षण भी करते नजर आए हैं। इस साल अभी तक 1 लाख रुपए ही वसूल हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि एक तो सभी ऑफिसर्स को देखा जाए वहाँ पे काम कैसे चल रहा है, पब्लिक को कोई दिक्कत ना हो। तो मैंने आज 1-2 एसडीएम ऑफिस देखा और तहसील भी देखी है। तहसील में यहाँ पे एक तो जो मुझे लगा कि जो बड़ी खामी है, जो रिकॉर्ड्स हैं वो अपडेट होने बाकी हैं। जो हमें खतौनियों को जब भी कोई ज़मीन बिकती है और बैनामा होता है तो साथ के साथ वो खतौनी में भी आ जाना चाहिए, जिससे कि जो उसकी हेल्थ है वो एकदम सही रहे, हमें पता रहे। उधर पौड़ी जनपद के सतपुली तहसील में 20 वर्षीय युवती ने एक व्यक्ति पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगा दिया है और इस संबंध में युवती के परिजनों ने एसडीएम से कार्रवाई करने की मांग भी की। आपको बताएं कि मामले में युवक ने युवती को जान से मारने की धमकी दी थी और युवती ने बताया है कि पहले तो युवक ने उसके साथ शादी का वादा किया, इसके बाद युवक ने युवती को बहलाना फुसलाना शुरू कर दिया और शारीरिक के संबंध बना लिए और जब युवती गर्भवती हो गई तो शादी से इनकार कर रहा। पूरे मामले को लेकर सतपुतली एसडीएम ने बताया है कि तहसील को जांच के दिशा निर्देश सौंप दिए गए हैं और परिजनों की सुरक्षा को लेकर भी राजस्व निरीक्षक को निर्देश दिए गए हैं और आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। अभी मुझे हाल ही में एक तहरीर प्राप्त हुई है जो मेरे क्षेत्र अंतर्गत है। तो इसमें एक नाबालिग लड़की के साथ में दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इसमें मैं नायब तहसीलदार लेवल से जांच करवा रहा हूँ। इसमें जो भी होगा आगे जो कानूनी कार्रवाई होगी वो पूर्ण रूप से अमल में लगेगी। सर ये मामला गोरली का है और वो लड़का सुनील कुंडलिया है। उसने मेरे साथ जबरदस्ती की और धमकी दी ऊपर से कि मैं तुझे और तेरे परिवार को मार दूंगा और मैं यहाँ इसलिए आई हूँ कि उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। ग्राम गोली सारा कहूँ सर, अपनी लड़की के लेके यहाँ तहसील पे और मजदूर आदमी हूँ मैं सर। मेरे लड़की के साथ बहुत बुरा व्यवहार हो रखा है सर। और ये सुनील कुमार कुंडलिया द्वारका प्रसाद जी का लड़का और मेरी लड़की के साथ बुरा व्यवहार करके अब उसको धोखा देना चाह रहा है सर। उसने धमकी दे रखी मेरी लड़की को कि माता पिता के पास बोला तो मैं तेरे को जान से मार दूंगा, तेरा पूरा परिवार को। उधर खबर अब काशीपुर से आ रही है, जहां पर मोहल्ला अली खां के करबला के मैदान में 2 आरोपियों को 315 बोर के तमंचों के साथ और 3 जिंदा कारतूसों के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और घटना का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह ने यह बताया है कि ये लोग उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में आए हुए थे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में लाए जा रहे अवैध तमंचों की शिकायत पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक पुलिस से क्षेत्र अधिकारी और कोतवाली काशीपुर की तरफ से एक टीम का गठन किया गया है, जिसमें एसओजी और पुलिस टीम को संयुक्त रूप से लगाया गया है। अवैध असलों की बिक्री की रोकथाम के लिए एसएसपी सर द्वारा लगातार निर्देश जारी किए गए हैं और जैसे कि पूर्व में भी यहाँ पर इस तरह की कई घटनाएं आई हैं कि जो फायरिंग की घटनाएं हुई हैं जिसमें अवैध असलों का जो है इस्तेमाल होता है। तो इसके लिए हमारे द्वारा जो है टीम का गठन किया गया जिसमें सीओ काशीपुर और इंस्पेक्टर कोतवाली के निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया और इसमें मुखबिरी तंत्र को भी लगाया गया। तो उसमें सूचना मिली कि कुछ लोग इसमें अवैध असले जो है काशीपुर में बेचना चाहते हैं, तो इसमें टीम के द्वारा बहुत अच्छा। खबर बाजपुर से आ रही है, जहां पर जीएसटी की बढ़ती दरों को लेकर व्यापार मंडल के सदस्यों और पदाधिकारियों की तरफ से भगत सिंह चौक पर जमकर हंगामा किया गया है। आपको ये बताएं कि सरकार ने खाद्य पदार्थों पर जीएसटी की दरें बढ़ा दी हैं, जिससे व्यापारियों में काफी रोष व्यक्त हो रहा है। वहीं खाद्य पदार्थों पर बड़ी जीएसटी से व्यापारियों की बिक्री पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आया है और यहाँ तक के छोटे व्यापारियों की आमदनी भी इसकी आदी होती हुई नजर आई। इस दौरान जिलाध्यक्ष सत्यवान गर्ग ने कहा कि जीएसटी का विरोध सख्ती के साथ किया जाएगा और इसको लागू नहीं होने देंगे।
व्यापार प्रतिनिधिमंडल का पूरे प्रदेश के अंदर जो है जीएसटी का आज पुतला दहन किया गया है और इसी तरह आगे के रणनीति तय की जाएगी हमारे प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा। और सभी शहरों के यहाँ पर अध्यक्ष आए हुए हैं, हमारे सुल्तानपुर पट्टी के भी, बेरिया के भी। उधर हल्द्वानी में भी व्यापारियों ने जीएसटी के सर्वे का विरोध जो है वो शुरू कर दिया है। व्यापारियों का ये कहना है कि यदि जीएसटी विभाग के अधिकारी बिना व्यापारियों को विश्वास में लिए सर्वे के नाम पर दुकानों के अंदर छापेमारी करेंगे तो व्यापार मंडल पुरजोर विरोध करता हुआ नजर आएगा और जीएसटी विभाग के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन करेगा। और व्यापारियों का ये भी कहना है कि खाद्यान्न से लेकर हर सामान पर जीएसटी लगा दिया गया है। छोटे छोटे व्यापारी जो 5,000 से भी अपनी दुकान को शुरू कर सकते थे उनको अब जीएसटी बनाना होगा। ये पूर्ण रूप से व्यापारियों के लिए उत्पीड़न का कदम है और व्यापारियों की संस्थाओं का संरक्षण के नाम पर लगातार जीएसटी के अधिकारों का उत्पीड़न किया जा रहा है। लिहाजा हल्द्वानी में सर्वे के नाम पर व्यापारियों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। व्यापारियों ने जीएसटी विभाग का पुतला दहन किया है और आगे भी इस तरह की कार्रवाई की चेतावनी दी है। पुतली बना दिया गया है। जीएसटी डिपार्टमेंट बिना किसी जानकारी के दुकानों में जबरदस्ती घुस के सर्वे कर रहा है और व्यापारी को बेवजह परेशान कर रहा है, जबकि हमारा व्यापारी हर अच्छे काम के साथ होता है। लेकिन सरकार और जीएसटी डिपार्टमेंट इस बात को नहीं समझ रहे हैं। हम जीएसटी डिपार्टमेंट को बताना चाहते हैं, अगर हमारे व्यापारी के साथ ज्यादती होगी तो हम पुतले भी फूकेंगे, आत्मदाह भी करेंगे, बाजार भी बंद कराएंगे, हम कुछ भी करने को मजबूर हो जाएंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ, इनके लिए हमें जो कुछ करना पड़ेगा हम करेंगे। हम लोग जीएसटी के विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार का जो ये फरमान है कि व्यापारियों की दुकान में घुसकर उनकी जांच करेंगे, इसका हम हर हालत में विरोध करते हैं। किसी भी सर्वे छापे को किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कोई भी जीएसटी अधिकारी बिना व्यापारी संगठन को विश्वास में लिए किसी भी व्यापारी की दुकान में घुसेगा तो उनको मुंह तोड़ जवाब। उधर दिनेशपुर के सुंदरपुर गांव में सुअर फार्म हाउस में एक सुअर में स्वाइन फ्लू की पुष्टि होने से प्रशासन ने अगले आदेश तक सुअर के मांस बिक्री पर रोक लगा दी है। और इसके अलावा नगर पंचायत दिनेशपुर में पशु स्वास्थ्य अधिकारी, नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत चेयरमैन ने बैठक कर रणनीतियों को तैयार भी किया। पशु स्वास्थ्य अधिकारियों ने क्षेत्र के कई सुअर फार्म हाउस में जाकर सुअरों की जांच की है और इसके अलावा सैंपल लेकर जांच को लेकर मुख्यालय भेजा गया। इस दौरान स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शिव सिंह ने कहा है कि दिनेशपुर क्षेत्र के एक सुअर पोल्ट्री फार्म के लिए गए सैंपल में से एक फ्लाई फ्लू की पुष्टि की गई है, जिससे पशु को आइसोलेट कर दिया गया है और उसका विधिवत उपचार भी किया जा रहा है और साथ ही सुअर के मांस आवागमन पर भी रोक लगा दी। साथ ही ये भी कहा है कि इस तरह कोई भी सुअर पशु का मांस बेचते हुए अगर पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। मांस के विक्रेता हैं, इन व्यापारियों से मेरा अनुरोध है कि कृपया जो स्वास्थ्य विभाग की जो गाइडलाइन है मीट को बेचने के संबंध में कि उसमें प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए, जो गाइडलाइन है उसका पालन करें। और अगर श्रीमान जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो मना किया गया है इसका भी सख्ती से जो आदेश किया है, जो सुअरों के जो मीट के क्रय को रोका गया है, इस संबंध में भी जो है सख्ती से इसका पालन करवाया जाएगा। और सम्मानित जनता से मेरा अनुरोध है कि वर्तमान में बरसात का मौसम चल रहा है। अफ्रीकन स्वाइन फ्लू हमारे क्षेत्र अंतर्गत 5 सैंपल यहाँ से लिए थे, जिसमें से 1 पॉजिटिव पाया गया है। उनकी कंफर्मेटरी डायग्नोसिस के लिए दोबारा आज सैंपल कलेक्ट कर लिया गया है। उसको जो है रुद्रपुर लैब में भेजा गया है, वहाँ से भोपाल भेजे जाएंगे। जो कंफर्मेशन होके आएगा उसके बाद और दिशा निर्देश जारी किएंगे। अभी फिलहाल जो है डीएम साहब के द्वारा, हमारे मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी उद्यम सिंह के द्वारा ये आदेश जारी किए गए हैं कि जो क्षेत्र में है 1 किलोमीटर क्षेत्र के अंतर्गत मीट का मांस का पूरा। उधर जूनियर नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ऋषिकेश के मनन डोगरा और तबिशा ने कांस्य पदक जीतकर शहर का नाम रोशन कर दिया है और कांस्य पदक जीतने के बाद से ही कोलकाता से ऋषिकेश लौटे दोनों जूनियर खिलाड़ियों का देवभूमि ऋषिकेश मार्शल आर्ट ट्रेनिंग सेंटर के संचालन शिवानी गुप्ता ने स्वागत किया। आपको बताएं कि देश का नाम रोशन करके दोनों खिलाड़ियों को बधाई दी जा रही है, उनको शुभकामनाएं दी जा रही हैं। और आपको बता दें कि मनन और तबिशा ने कांस्य पदक जीतने के बाद उनके माता पिता भी काफी खुश नजर उन्होंने दोनों जूनियर खिलाड़ियों की जीत के लिए शिवानी गुप्ता का श्रेय दिया है और उज्जवल भविष्य की कामना की है। मैं शिवानी गुप्ता ऋषिकेश से कराटे कोच हूँ। मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि 19 जुलाई से 23 जुलाई तक सत्यजीत रॉय इंडोर स्टेडियम में कोलकाता में नेशनल चैंपियनशिप
नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें तीर्थ नगरी से 5 खिलाड़ियों ने, ऋषिकेश से 5 खिलाड़ियों ने इसमें प्रतिभाग किया था, जिसमें मनन डोगरा जो कि पहचान का मोहताज नहीं है, मनन डोगरा जो कि इससे पहले भी इंटरनेशनल कॉम्बैट गेम्स से स्वर्ण पदक जीत चुका है और इससे पहले वो नेशनल चैंपियनशिप में भी सिल्वर पदक जीत चुका है और वो अभी हाल ही में नेशनल चैंपियनशिप जो कि किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप कोलकाता में आयोजित हुई थी उसमें वो कांस्य पदक जीतकर वापस लौटा है। ऋषिकेश की खबर है जहां पर जूनियर नेशनल किक बॉक्सिंग में जो है वो कांस्य पदक जीतने के बाद से ही ऋषिकेश के अंदर वो माहौल है वो खुशनुमा बना हुआ है। मनन और तबिशा ने ये जो कांस्य पदक है ये जीता। खिलाड़ियों का हौसला अफजाई के लिए उनका जोरदार स्वागत किया गया और जूनियर नेशनल किक बॉक्सिंग की ये बच्चों की आप तस्वीरें देख रहे हैं जिन्होंने ये कांस्य पदक जीता है, जिनका नाम मनन और तबिशा है, जिन्होंने ये कांस्य पदक जीता और उसके बाद तमाम जो वहां पर लोग थे वो काफी ज्यादा खुश हुए हैं और आगे इनके उज्जवल भविष्य की भी कामना कर रहे हैं। उधर खबर अब हल्द्वानी के विकास से खंड भीमताल से आ रही है जहां पर मंडल आयुक्त दीपक रावत ने बचन दूंगा में निरीक्षण किया है और दीपक रावत ने खड़ी चढ़ाई पैदल चढ़कर भू वैज्ञानिक वन और लोनिबी के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। इसके दौरान उन्होंने अधिकारियों को सख्त दिशा और निर्देश दिए हैं और साथ ही मंडल आयुक्त दीपक रावत ने भू वैज्ञानिकों को सर्वे करने के लिए भी कहा है। जो पीएमजीएसवाई की सड़कें पूर्व में बनी हैं वो बहुत जगहों पे पीडब्ल्यूडी को हैंडओवर नहीं हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी के भी इसमें निर्देश हैं जब मंडलीय बैठक हुई थी कि पीडब्ल्यूडी और पीएमजीएसवाई इकट्ठे बैठ के दोनों के चीफ इंजीनियर तय कर लें कि इनकी डेडलाइंस क्या क्या है, कब कब है सौंपने की, क्योंकि अदरवाइज ये कभी खत्म नहीं। उधर सेंचुरी पेपर मिल में विगत 8 वर्षों से अधिक के समय से आईटीआई कर्मचारियों ने सेंचुरी मिल प्रबंध के खिलाफ आंदोलन को शुरू कर दिया है और आज सेंचुरी पेपर मिल के श्रमिकों ने शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन करते हुए सेंचुरी पेपर मिल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान श्रमिकों के समर्थन में पहुंचे ग्राम प्रधान शंकर जोशी ने कहा कि सेंचुरी प्रबंध क्षेत्रों के युवाओं को वर्षों काम करने के बावजूद भी अचानक फैक्ट्री से बाहर कर देता है। इससे शिक्षित श्रमिक आज आंदोलन करने पर विवश होता हुआ नजर आए। उन्होंने ये भी कहा कि यदि सेंचुरी प्रबंध हमारी मांगों को अमल में नहीं लाता है तो आज सांकेतिक धरने के बाद कार्मिक अनशन करते हुए हम नजर आएंगे और आगे भी इस तरह की कार्रवाई हम करते रहेंगे। सेंचुरी प्रबंधन मुर्दाबाद मुर्दाबाद, होश में आओ होश में आओ, सेंचुरी प्रबंधन। उसके बाद हमने जिला प्रशासन को भी ये ज्ञापन दिया था कि 27 तारीख से हम वहाँ पर धरने में बैठेंगे। तो हम आज यहाँ पर धरने में सुबह 10 बजे से हम लोग यहाँ पर खड़े हैं और इतनी लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश में भी हमारा जितने भी मेरे पीड़ित जो श्रमिक हैं उनका और जो स्थानीय लोग हैं उनका मनोबल कम नहीं हो रहा है और हमारे जो श्रमिक नेता हैं और जो ट्रेड यूनियन के कई ट्रेड यूनियन जिन्होंने बनाई है और चलाई है, ऐसे वृद्ध नेता जो हमारे हैं, एनके कपिल साहब भी हमारे साथ यहाँ हैं। हमारा लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ पर 5 बजे तक हमारा धरना रहेगा और उसके बाद फिर लगातार हम यहाँ पर करने रोज अनशन करेंगे। उत्तराखंड में अपने कारोबार को सही रखना है तो तुमको उत्तराखंड के लोगों से प्रेम करके और यहाँ के लोगों के साथ तालमेल करके करना चाहिए। बाहर से इधर उधर से लोगों को लाकर के यहाँ के लोगों को नुकसान पहुँचा रहे हो, ये तो नहीं। उधर सुल्तानपुर पट्टी के व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार द्वारा खाद्य पदार्थों पर बढ़ाई गई जीएसटी दरों को समाप्त करने और सेल टैक्स विभाग के द्वारा व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर लगातार की जा रही छापेमारी का विरोध किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री का एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन भेजा गया है और इस दौरान व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती हैं तो वो अपने प्रतिष्ठानों को अनिश्चितकाल समय के लिए बंद भी कर देंगे और इसका खामियाजा फिर आगे भुगतना होगा। इसमें मांग पूरे उत्तराखंड में ही उठ रही है इस समय और जो केंद्र सरकार द्वारा दाल चावल आटे पर जो जीएसटी बढ़ाई गई है इससे गरीब जनता पर बहुत भारी बोझ पड़ रहा है, व्यापारियों में भी आक्रोश है, ये हमने अपने ज्ञापन में दिया है। और दूसरा सेल टैक्स अधिकारियों द्वारा जो व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर छापेमारी करी जा रही है इससे व्यापारी बहुत डरा हुआ और भयभीत है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें हर खबर के साथ।